नमस्कार साथियों, बारहवीं क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान जियोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान जियोग्राफी में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अपवा तंत्रों के बारे में पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। अब आज हम अपवा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और अपवा तंत्र क्या होता है? जब एक नदी के द्वारा मुख्य नदी की सहायक नदी द्वारा मिलकर एक ही दिशा में पानी ले जाना अपवा तंत्र कहा जाता है। और राजस्थान में अपवा तंत्र मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। और आंतरिक अपवा तंत्र है, और अरब सागरीय अपवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र। राजस्थान में सर्वाधिक अपवा तंत्र है आंतरिक अपवा तंत्र। क्योंकि आंतरिक अपवा तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक क्यों है कि राजस्थान में वर्षा कम होती है और मरुस्थलीय इलाका है, वहाँ नदियां कम बहती हैं। वर्षा कम होती है तो नदियां ही कम हो गई, और नदियां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए आंतरिक अपवा तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। उसके बाद में बात करें बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र, तो राजस्थान में 3, 4, 5 नदियां हैं। तो मुख्य रूप से वो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती हैं। उसके बाद में आता है अरब सागरीय अपवा तंत्र। अरब सागरीय अपवा तंत्र भी राजस्थान का कुछ भाग रखता है। तो मुख्य रूप से लूणी, घग्गर नदी, ये अरब सागरीय, घग्गर तो आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी है वगैरह, ये नदियां पश्चिमी बनास है, ये आंतरिक अपवा तंत्र के भाग है। आज हम बात करेंगे, हम पहले आंतरिक अपवा तंत्र में हमने पढ़ा था, घग्गर नदी पढ़ा था। और घग्गर नदी के बारे में हमने विस्तार से बात करी। घग्गर नदी का उद्गम शिवालय की पहाड़ियां कालिका हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और बात करें उसके बाद, घग्गर नदी प्राचीन नाम दृश्यवंती नदी, मृत नदी, सोतर नदी और सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी पर ही घग्गर नदी हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग वगैरह है, वो है घग्गर नदी पर है, भटनेर दुर्ग है। और सरस्वती व कालीमंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पर है। आज हम बात करेंगे जो साबी नदी, साबी काकने अरब सागर आंतरिक अपवा तंत्र में हमने घग्गर नदी पढ़ ली, काकने नदी पढ़ ली, कांतली पढ़ ली। आज हम बात करेंगे साबी नदी के बारे में। साबी नदी भी आंतरिक अपवा तंत्र का भाग है। और आंतरिक साबी नदी का उद्गम होता है वो जयपुर ग्रामीण, तो वर्तमान 20 जिला नवीनतम जिला के हिसाब से बात करें तो जयपुर ग्रामीण, और वर्तमान में अब निरस्त कर दिया है अब जयपुर जिला, सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये जयपुर से प्रवाहित होकर हरियाणा के पाटुदी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसी सभ्यता पर जयपुर में जोधपुरा सभ्यता स्थित है। इसी ही नदी पर कौन सी नदी? ये तपसगढ़ नाला है। जयपुर में साबी नदी है। साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती हैं, और जो आगे जयपुर से प्रवाहित होकर हरियाणा में पाटौदी के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इस नदी पर कौन सा वो है? इस नदी पर जोधपुर सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता। अब बात करते हैं साबी नदी के बारे में। आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत हमने जो नदियां पढ़ी है, सबसे पहले हमने घग्गर पढ़ी, कांकने नदी पढ़ी। तो कांकने जैसलमेर की नदी है, जो एकमात्र नदी है जिसका उद्गम कोठारी गांव की हेड से होता था, वो झील में वो विलुप्त होगी। और उसके बाद में पढ़ी थी हमने कांतली, खारी खंडेला, और ये नदियां हमने मेहता मीठा, ये नदियां हमने पढ़ ली है तो आंतरिक अपवा तंत्र में। अब हम बात करेंगे साबी और उसके बाद में कुकन, ये आंतरिक अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। और उसके बाद में पढ़ेंगे अरब सागरीय अपवा तंत्र। आज बात करते हैं साबी नदी। साबी नदी, साबी नदी, ये साबी नदी, इसे तपसगढ़ नाला भी कहा जाता है। जो पहले एक तपसगढ़ नाला, उसके बाद में इसका नाम साबी कर दिया है। पहले उसे तपसगढ़ नाला भी कहा जाता है। तपसगढ़ नाला, तपसगढ़ नाला, ये जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। जयपुर के सेवर की पहाड़ी से उद्गम होकर जयपुर से प्रवाहित होते हुए
प्रवाहित होते हुए हरियाणा के पाटौदी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ये आंतरिक प्रवास क्षेत्र की नदी है जो हरियाणा के पाटौदी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है, ये साबी नदी जयपुर के सेवर की पहाड़ी से उद्गम होता है और तपस्गढ़ नाला के नाम से जाना जाता है, इस नदी का नाम है। और जयपुर की सेवर की पहाड़ी से उद्गम होकर जयपुर में प्रवाहित होकर हरियाणा के पाटौदी क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। इसी ही नदी पर जोधपुरिया सभ्यता जो जयपुर में है, जोधपुरिया सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? ये है जयपुर में। भूल के ये मत करना कि जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर में है, जो साबी नदी पर है, जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और ये है साबी नदी। अब हम बात कर रहे हैं कुकुन नदी। कुकुन नदी जो इसी नदी पर कुकुन नदी पर बंद बेरेटा बांध भरतपुर में उल्टी नाव की आकृति में बंद बेरेटा बांध बना हुआ है। ये बंद बेरेटा अभ्यारण्य भरतपुर में पक्षियों का घोंसला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुकुंद नदी। कुकुंद नदी ये कुकुंद नदी, इस नदी पर भरतपुर में बंद बरेटा बांध, तो बंद बरेटा बांध है, उल्टी नाव की आकृति के बना हुआ है बंद बरेटा बांध। इस नदी पर भरतपुर में बंद बरेठा बांध उल्टी नाव की आकृति के रूप में बना हुआ है। उल्टी नाव की आकृति के रूप में बना है। कुकुंद नदी पर उल्टी नाव की आकृति के रूप में बंद बरेटा बांध भरतपुर में बना है। नदी है, जैसे ये कुकुंद नदी है, कुकुंद नदी पर ये उल्टी नाव क्या करती है? ये नाव इस तरीके होती है, जब उल्टी करते तो ये आकृति ये होती है। ये बंद बरेटा बांध, इसे बंद बरेटा अभ्यारण्य की है। इसके आसपास का क्षेत्र बंद बरेटा अभ्यारण्य का है भरतपुर में। ये अभ्यारण्य ये भी कहाँ है? भरतपुर में। इस बंद बरेटा अभ्यारण्य को पक्षियों का घोंसला कहा जाता है। पक्षियों का घोंसला, थोड़ा अधिक पक्षी रहते हैं इसलिए यहाँ पक्षियों का घोंसला, पक्षियों का घोंसला। ये बंद बरेटा अभ्यारण्य पक्षियों का घोंसला भरतपुर में कुकुंद नदी पर उल्टी नाव की आकृति के रूप बना है। उल्टी नाव की आकृति के रूप में बंद बरेटा बांध है और इसके आसपास का क्षेत्र बंद बरेटा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसको पक्षियों का घोंसला के नाम से जाना जाता है। ये है अपनी आंतरिक अपवा तंत्र की प्रमुख रूप से मुख्य नदियां हो गई है। अब हम बात करेंगे अरब सागरीय अपवा तंत्र। अरब सागरीय अपवा तंत्र का 17-16% लगभग 17-16% भाग हैं जो अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अरब सागरीय अपवा तंत्र में मुख्य रूप से नदी की बात करें, लूणी नदी है, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माई नदी। ये नदियां जो गिरती हैं वो अरब सागर में भी कसकारण है, खंबात खाड़ी, अलग अलग स्थानों में अपना पानी विसर्जन करती हैं, मुहाना है। तो अब बात करते हैं
अरब सागरीय अपवा तंत्र। अरब सागरीय अपवा तंत्र। अपवा तंत्र, ये अरब सागरीय अपवा तंत्र। सबसे पहले हमने पढ़ा आंतरिक अपवा तंत्र, दूसरा है अरब सागरीय अपवा तंत्र। इसका लगभग कितना भाग है नदियों का? 16 से 17% भाग नदियां अपना पानी स्टेशन जो 100% 16-17% अरब सागरीय है। 23-24% अरब बंगाल की खाड़ी है, बाकी जो 60% है वो आंतरिक अपवा तंत्र है। अब हम बात करें अरब सागरीय अपवा तंत्र, मुख्य रूप से नदियों की बात करें, लूनी नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी, उसके बाद में माही नदी, माही नदी, और पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास। बनास के पश्चिमी होने के कारण पश्चिमी बनास के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख रूप से 4 नदियां हैं जो अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत अपना मुहाना या पानी विसर्जन करती हैं। इसका भाग है 16 से 17%। ये लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है, और साबरमती उद्गम उदयपुर के पादरला हिल से होती है, और माही नदी मध्य प्रदेश के अमेमेरू की पहाड़ियों से होता है, और पश्चिमी बनास नया चनावड़ा सिरू से होती है। उद्गम उद्गम होने के बाद अरब सागर में अपना पानी विसर्जन कर देती है। इसलिए अरब सागरीय अपवा तंत्र के अंतर्गत ये भाग इस नदियां आती हैं, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी और पश्चिमी बनास नदी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में, जो अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है। अब हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी ये लूनी नदी, इस नदी को लूनारदी नदी, लूनारदी नदी, आदि खारी, आदि मीठी नदी, आदि खारी व आदि मीठी नदी के नाम से, मीठी नदी, कालिदास ने इसे अंत्य सलीला कहा है। कालिदास ने इसे अंत्य सलीला, अंत्य सलीला में इसे मरुगंगा भी कहा जाता है। मरुगंगा, मरुगंगा, ये लूनी नदी, मरुगंगा, लूनारदी नदी, आदि खारी, आदि मीठी नदी और कालिदास ने इसे अंत्य सलीला नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी, इस नदी का उद्गम होता है, उद्गम नागपाड़, नागपाड़ चाहिए 495 मीटर है। नागपाड़ से इसे उद्गम होता है, नागपाड़ अजमेर से, अजमेर उसका प्रवास क्षेत्र है। जोधपुर, बालोतरा के बाद आती हैं, और बालोतरा के बाद में इस नदी का पानी खरा हो जाता है। बालोतरा से पहले इस नदी का पानी जो मीठा है, ये मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। नदी है जो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? ये नदी है वो है लूनी नदी, मरुस्थल की, मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। मरुस्थल में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर है वो मरुस्थल में लंबाई है। और लूनी नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 495 मीटर है। लूनी नदी की टोटल लंबाई है वो है
495 मीटर है कुल लंबाई लूनी नदी की। और लूनी नदी कौन कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती है, इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई 495 किलोमीटर। और मरुस्थल में बहती है 330 मीटर। तो मरुस्थल की गंगा और मरुस्थल की सबसे लंबी नदी भी है वो लूनी नदी है। लूनादी नदी, अंत्य सलीला नदी, आदि खारी, आदि मीठी नदी मुख्य रूप से जो अजमेर, गोविंदगढ़ अजमेर से प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है। अजमेर, अजमेर है, जोधपुर है, जोधपुर, जसवंतगढ़, जोधपुर, जोधपुर में ये जसवंतगढ़ जाना, जसवंतगढ़, और बाद में बालोतरा, उसके बाद में ये कस के रेड में ना पानी विसर्जन कर देती है। कस कारण, अरब सागरी कस कारण में पानी को विसर्जन कर देती है। ये नदी अजमेर, जोधपुर, जसवंतगढ़, अजमेर, जोधपुर में जसवंतगढ़ और बालोतरा से पहले इस नदी का पानी होता है मीठा। और उसके बालोतरा से बाद में जस्ट होती है छापाखाना आगरा भोगती है। उसके बाद में नदी का पानी खारा हो जाता है। बालोतरा से बाद में पानी खारा। बालोतरा, इसके यहाँ लिखना, इसके बाद बालोतरा के बाद नदी का पानी खारा, पहले मीठा है और उस बालोतरा के बाद में नदी का पानी खारा हो जाता है। जसवंतगढ़, जोधपुर में पिसियाग बांध या जसवंतगढ़ बांध बना है जोधपुर में लूनी नदी पर। जोधपुर में पिसियाग बांध, इसे जसवंत बांध भी कहा जाता है। जसवंत सागर बांध जो कहाँ है, लूनी नदी पर, और है जोधपुर में। ये जोधपुर में जसवंत सागर बांध या पिसियाग बांध जोधपुर में लूनी नदी पर है। ये लूनी नदी जो बालोतरा के तिलवाड़ा में मलिनाथ जी पशु मेला भी भरता है। अब बात करते हैं ये लूनी नदी के किनारे की है तलीनाथ, यहाँ लिख देना, बालोतरा में तलीनाथ पशु मेला भरता है। ये लूनी नदी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। कुल लंबाई 495 है और मरुस्थल में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। और मरुस्थल की गंगा अंत्य सलीला किसने कहा, किस नदी को अंत्य सलीला कहा, लूनी नदी किसने कहा, कालिदास ने कहा। और 495 की लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र अजमेर है, जोधपुर है, बालोतरा है। बालोतरा में तलीनाथ पश्चिम मेला इस नदी के तट पर है, बढ़ता है। और उसके बाद में बात करें पिसियाग बांध का है, जोधपुर में है। पिसियाग बांध या जसवंत सागर बांध का नाम आए तो लूनी नदी के तट पर जोधपुर में है। अब मुख्य रूप से बात करें इस नदी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां पहले मिटा देते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं। किस नदी को आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जाना जाता है, लूनी नदी। मरुस्थल की गंगा, मरु गंगा, और मरुस्थल में सर्वाधिक लंबाई लूनी नदी की है। बात करें लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी, ये पहाड़ियां हैं नागपाड़ अजमेर, ये नागपाड़ की हाइट पूछी हमने पिछली कक्षा में बात भी की थी। नागपाड़ की हाइट है 700
95 मीटर। इससे यह है अजमेर में। और इससे इस नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। और जब अरावली की पहाड़ियां तो लूनी नदी के का उद्गम होता है। आगे ये कस के रण में अपना पानी विसर्जन कर देती है। कस का रण जो अरब सागर में है, गुप्त से गुजरात, कस का रण में अपना पानी विसर्जन कर देती हैं। ये अजमेर से निकलती है, गोविंद सागर जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। और लूनी की प्रमुख सारी नदियों के बारे में बात करें तो खारी है, जवाई है और अनेक नदियां लूनी के एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी हैं। दोदरी नदी, दोदरी नदी बडूला गांव जो दोदरी नदी मिलती है। दोदरी नदी, दोदरी नदी, दोदरी नदी ये निकलती है बडूला गांव से, जो निकलती है लूनी की एकमात्र जो नदी है जो लूनी के दाईं ओर से मिलने वाली। यहाँ देखना, लूनी की एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। या कहें तो अरावली से इसे उद्गम नहीं होता है। लूनी नदी के अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम है वो अरावली से होता है। अरावली नदी अरावली पहाड़ियों से दाईं ओर से मिलती है। और लूनी नदी यहाँ लिखना, लूनी नदी की सहायक नदियों, अधिकांश सहायक नदियों, यहाँ अधिकांश सहायक नदियों, सहायक अधिकांश सहायक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली की पहाड़ियों से होता है, अरावली से होता है। लूनी नदी की अधिकांश सहायक नदियां हैं, इसका उद्गम होता है जो होता है अरावली की पहाड़ी से होता है। अब हम सबसे पहले बात करें तो खारी नदी, खारी नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है। खारी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। खारी नदी और बात करें मीठड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी और लीलड़ी और उसके बाद हम बात करें उसके बाद में तो लूनी की सहायक नदी ये दोदरी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, खारी नदी है। ये लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो लूनी की सहायक नदियां उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद जवाई नदी, खारी, खारी नदी ये है। खारी से यहाँ जवाई नदी आती है। जवाई नदी पाली के गोरिया गांव, पाली के बाली तहसील में गोरिया गांव से उद्गम होता है जवाई नदी। जवाई नदी, जवाई नदी, जवाई नदी का उद्गम पाली के बाली तहसील में, पाली के बाली गांव, बाली तहसील के पाली तहसील के गोरिया गांव से, गोरिया गांव से उद्गम होता है। पाली के बाली तहसील में गोरिया गांव की पहाड़ी से उद्गम होता है जवाई नदी। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है पाली में। जवाई बांध कहाँ है? पाली में। जवाई नदी जो खारी नदी है, खारी नदी जवाई की सहायक नदी है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन खारी नदी जवाई में मिल जाती है, जवाई आगे जाकर लूनी में मिल जाती है। यहाँ पाली में जवाई बांध है, जवाई बांध है। और ये प्रमुख लूनी की सहायक नदियां हैं। और लूनी नदी की सहायक खारी नदी है और लीलड़ी नदी है, मीठड़ी नदी है। और उसके बारे में बात करें और मिस्री और सागी नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं।
बात करें सागी, मिस्र और बांकली बांध बना हुआ है इस नदी पर। दो बात करें बांकली बांध किस नदी पर है? बांडी नदी पर। बांडी नदी जो पाली पर है, पाली में है बांडी नदी। बांडी नदी भी सहायक नदी है। किसकी है? बांडी नदी, ये भी पाली में है, जो लूनी की सहायक नदी के रूप में आती है। ये लूनी की प्रमुख सहायक नदियां, ये नागपाड़ आदि में से उद्गम होता है, कसकरन में अपना पानी विसर्जन कर देती हैं। जो एकमात्र नदी है जो लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है। बाकी सागी है, मिस्र है, बांडी है और गोविंद सागर और बांकली बांध जो बांडी नदी पर पाली में बना हुआ है हेमावास। और उसके बाद पाली के बाली गांव तहसील से जुवाई नदी है, जुवाई नदी से नदी मिलती है खारी नदी, और खारी नदी जुवाई नदी आगे लून में मिल जाती हैं। और उसके बाद रीढ़ी है, मीठड़ी, ये प्रमुख नदियां हैं जो लूनी नदी की सहायक नदियों के रूप में आती है। अब हम बात करेंगे साबरमती नदी। साबरमती नदी अपातंत्र, बात कर रहे थे अपातंत्र में अरब सागरीय अपातंत्र पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी, इस नदी का उद्गम उदयपुर के पादरला हिल से होती है, पादरला की पहाड़ियों से। इस उद्गम के बारे में बात करें, उदयपुर के पादरला हिल्स, ये पादरला की पहाड़ी से होता है नदी का उद्गम दो होता है। उद्गम उदयपुर के पादरला के हिल से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें 415 किलोमीटर, 415 किलोमीटर। तो राजस्थान में 45 किलोमीटर बहने के बाद ये गुजरात की मुख्य नदी है साबरमती नदी, जो राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है। उदयपुर में ये गुजरात की मुख्य नदी है, जो राजस्थान में राज्य में 45 किलोमीटर उदयपुर में बहती है। उदयपुर से उद्गम होता है, ये उदयपुर में 45 किलोमीटर बहती है। बहने के बाद गुजरात में प्रवेश कर लेती हैं। प्रवेश करने के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। राजस्थान में इस नदी की लंबाई है 45 किलोमीटर, कुल टोटल लंबाई है 415 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है। उसके बाद गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन कर देती हैं। इस नदी पर गुजरात के दो प्रमुख शहर अहमदाबाद और साबरमती आश्रम इस नदी के तट पर है। साबरमती जो होता है, इसका उद्गम होता है पादरला की पहाड़ी, पादरला हिल्स से इसका उद्गम होता है। ये उदयपुर में बहने के बाद गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन कर देती है। खंबात की खाड़ी जो अरब सागर के भाग है, खंबात की खाड़ी अपना पानी विसर्जन कर लेती है। राजस्थान में मात्र कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर, जो वो उदयपुर में। उसके बाद में गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में इस नदी पर साबरमती आश्रम है और अहमदाबाद शहर है वो बसा हुआ है इस नदी पर।
साबरमती आश्रम नदी है साबरमती, और लेकिन साबरमती आश्रम है गुजरात की मुख्य नदी है, और अहमदाबाद भी इस नदी के तट पर है। अहमदाबाद भी इस नदी के तट पर है। इस नदी की मुख्य नदी की बात करें साबरमती की, तो मेसराव है और सही है। मेसराव, मानसी, वांकल, ये साबरमती की मुख्य सहायक नदियां असमती, मेसराव, मानसी, वांकल, हतमती, ये इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मेसराव है, मानसी है, वांकल है, हतमती। और वांकल 112 किलोमीटर लंबी है वांकल की, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों के रूप से है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर के पादरला हिल से होती है, जो 45 किलोमीटर उदयपुर में राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है मात्र। उसके बाद में शेष जो अपनी लंबाई है, जो दूरी है, लंबाई इस नदी की जो है 415, 45 है राजस्थान में। उसके बाद में गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में दो प्रमुख नगर साबरमती आश्रम तो गांधी जी ने बनाया था, जो 1915-16 में, जो साबरमती आश्रम इस नदी के तट पर है, इसलिए इस नदी का नाम साबरमती नाम। और इस नदी पर ही अहमदाबाद शहर बना है। और उसके बाद में अपना पानी खंभात की पानी विसर्जन कर देती है। ये है साबरमती नदी, जो गुजरात की मुख्य नदी है। तो उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन गुजरात में प्रवेश सर्वाधिक लंबाई गुजरात में सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है इस नदी का गुजरात में है, और राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर है। इस नदी की कुल लंबाई है 415 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे दूसरी नदी के बारे में, तीसरी नदी बात करें। सबसे पहले हमने लूनी बद्री, बाद में साबरमती। अब हम बात करेंगे मही नदी के बारे में। मही नदी आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान के बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती हैं, और उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काट कर वापस दक्षिण में ही निकल जाती हैं, जो खंभात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती हैं। वो है मही नदी। बात करें मही नदी, अब हम बात करेंगे मही नदी के बारे में। मही नदी तीसरी नदी है मही नदी। मही नदी का उद्गम होता है अम्मेमेरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। इसका उद्गम की बात करें, उद्गम अम्मेमेरू की पहाड़ी से उद्गम होता है, पहाड़ियों से उद्गम होता है, जो राजस्थान में खांडू गांव में प्रवेश करती है। खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इस नदी को कांठल की गंगा, मही नदी को अन्य नाम या उपाधि, इसे कांठल की गंगा, मही नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा व वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। वागड़ की गंगा।
ये नदी है जो माई नदी, आदिवासी की नदी, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा। ये नदी दक्षिण में प्रवेश कर उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को काट कर दक्षिण में अपना जो प्रवेश करके और खंबात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन कर देती है। ये है माई नदी जो दक्षिण में प्रवेश कर दक्षिण में ही ये नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करके दक्षिण से ही कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में काट कर निकलती हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माई नदी है। राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश कर दक्षिण में उल्टे यू आकर कर्क रेखा को काट कर खंबात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन कर देती है। पानी बहती है वो खंबात की खाड़ी। लूनी नदी है कस कारण साबरमती खंबात की खाड़ी, और ये नदी ये माई नदी वो खंबात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती है। अरब सागरीय भाग है ये खंबात की खाड़ी। ये है माई नदी, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। माही परियोजना, इस नदी पर माही परियोजना भी चलाई गई। माही परियोजना हिस्सेदार हैं राजस्थान व गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश। राजस्थान प्लस है वो है मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश का हिस्सा है माई परियोजना का। मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात। राजस्थान व गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात। तो उद्गम तो गुजरात होता, लेकिन इसका माही परियोजना का भागीदारी है वो राजस्थान व गुजरात की है। राजस्थान की है 45% और बात करें तो 55% है वो है गुजरात है। ये है तो माही परियोजना माही नदी पर जो बनी हुई है। ये माही नदी उद्गम अमेमेरू की पहाड़ी से राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। ये आगे अपना प्रवेश क्षेत्र उपनाम कांटली गंगा, आदिवासी गंगा और वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी तो दक्षिण में प्रवेश कर दक्षिण में ही उल्टे यू आकार में काट कर और दक्षिण खंबात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन कर लेती है। आगे हम बात करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम अमेमेरू पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश से होता है। अमेमेरू पहाड़ियां जो एमपी में इसका उद्गम होता है। तो आगे राजस्थान में बांसवाड़ा में खांडू गांव क्षेत्र में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है वो खांडू गांव बांसवाड़ा ये प्रवेश करती हैं और कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में काट कर वापस विसर्जन पानी गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन कर देती है। खंबात की खाड़ी में ये खंबात की खाड़ी। इस नदी को कांटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी मुख्य सहायक नदियों के बारे में बात करें, सोम नदी जो उदयपुर के बीचा मेढ़े की पहाड़ी से आकर मिलती है, जो माही नदी में बीचा मेढ़े की पहाड़ियां, बीचा मेढ़ा की पहाड़ियां। तो बीचा मेढ़े की पहाड़ियां से जो उदयपुर से उद्गम होता है सोम नदी, ये है सोम नदी। और ये नदी मुख्य माई की मुख्य नदी के बारे में बात करें,
अनास नदी और एराव नदी, ये मुख्य नदी के रूप में। और इस त्रिवेणी संगम है तो नवा टापरा, बांसवाड़ा में नवा टापरा। इस नदी पर मही नदी पर गलियाकोट, डूंगरपुर में गलियाकोट जो डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग, ये है डूंगरपुर में गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये है गलियाकोट डूंगरपुर में रमकड़ा है उद्योग के लिए प्रसिद्ध। गलियाकोट डूंगरपुर में वो भी मई नदी पर है। सोम नदी है, मई नदी है, और एक नदी आती है मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, वो नदी है। वो बात करें जिस नदी के बारे में, छोटी सादरी से निकलती है जखम नदी। छोटी सादरी पाली से इस नदी का उद्गम होता है। छोटी सादरी पाली से, छोटी सादरी यह है पाली में। छोटी सादरी से पाली से उद्गम होती है। उस नदी का उद्गम होता है जखम नदी। नदी का नाम है जखम नदी। जखम नदी का छोटी सादरी से उद्गम होता है। विषामारी के पहाड़ी सोम नदी का उद्गम होता है। दोनों मिलती हैं मई नदी में। नदी त्रिवेणी संगम, नदी त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम नवा टापरा जो बांसवाड़ा में बेणेश्वर धाम, मुख्य मेला मंदिर बेणेश्वर धाम, ये त्रिवेणी संगम मुख्य सूर्य नवा टापरा। यहाँ मई नदी, सोम नदी और जखम नदी, तीनों नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। नवा टापरा स्थान तो बेणेश्वर धाम मेला, मुख्य मेला बढ़ता है। और अब बात करते हैं जखम नदी पर जखम बांध बना हुआ है। जखम नदी पर जखम बांध, इस नदी पर जखम बांध 81 मीटर हाइट है। और जखम बांध जखम नदी पर बना हुआ है। तीनों नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ये माई की मुख्य नदियां हैं। अब हम बात करते हैं माई नदी के बारे में। तो माई नदी के बारे में बात करें, इस नदी पर ही मही नदी पर मही बजाज सागर बांध है। मही नदी पर ही मही बजाज सागर बांध है। बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में मही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा में मही बजाज सागर बांध। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बोरखेड़ा बांसवाड़ा में मही बजाज सागर बांध है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये है 3109 मीटर ऊंचा है। जो मही सागर बांध है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। बना मही बजाज सागर राज्य का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर है। तो राज्य का लंबा बांध है मही बजाज सागर। और मही नदी पर मुख्य रूप से बांध बने हुए मही परियोजना है। कडाना मही परियोजना और मही बजाज सागर परियोजना, कागदी पिकअप और कडाना इस नदी पर मुख्य परियोजना है। मही परियोजना, मही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना बांध जो है मही नदी पर है प्रमुख
माई नदी का उद्गम अमेय मेरु की पहाड़ी से होता है। राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद उल्टे युवाकर में कर्क रेखा को 2 बार काट कर वापस से अपनी खंभात की खाड़ी में पानी विसर्जन कर देती है। इस नदी पर त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम, माई और जाखम नदियां नवा टापरा जहाँ बेणेश्वर धाम मुख्य मेला भरता है राजस्थान में, जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। और अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में। ये है नदियां हैं जो है माही नदी के बारे में हम बात की हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास और इस नदी पर ही सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है। सोम अम्बा कमला परियोजना सोम नदी तो माई नदी मिलती है, तो सोम नदी पर सोम अम्बा कमला परियोजना कहाँ है? ये सोम नदी पर है, जो डूंगरपुर में ये है, डूंगरपुर में है। तो सोम अम्बा कमला परियोजना है वो है सोम नदी पर। सोम अम्बा परियोजना डूंगरपुर में है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी बनास। इस नदी का उद्गम होता है सिरोही के सनावड़ा की पहाड़ियों से। नया सनावड़ा बात करें इस नदी का उद्गम सिरोही के नया सनावड़ा से होता है। वे लिटिल कस में अपना विलुप्त हो जाती है लिटिल और प्रवाहित होती हैं। जो गुजरात में मुख्य शहर है। इस नदी पर प्रमुख शहर बसे हुए हैं। प्रमुख शहर डीसा शहर है। गुजरात का डीसा शहर इस नदी पर है। और राजस्थान आबू रोड और डीसा शहर इस नदी के तट पर है। आबू रोड तो पश्चिमी बनास नाम कैसे पड़ा? पश्चिमी बनास के पश्चिम में बहने के कारण इसका नाम पश्चिमी बनास या छोटी बनास के नाम से जाना जाता है। इसे छोटी बनास या बनास के पश्चिम में बहने के कारण बनास के पश्चिम में बहने के कारण इसका नाम पश्चिमी बनास पड़ा या छोटी बनास के नाम से जाना जाता है। इसका मुहाना की बात करें तो छोटा जो है लिटिल रण में इसका मुहाना है। इस नदी की लंबाई बात करें, लंबाई है 260 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। ये गुजरात का डीसा शहर इस नदी पर बसा हुआ है। जो किस नदी पर है? पश्चिमी बनास। गुजरात का अहमदाबाद और साबरमती आश्रम है उस नदी साबरमती नदी पर है। साबरमती नदी उदयपुर में पादरला हिल से निकलती है। लेकिन ये नदी पश्चिमी बनास नदी, इस नदी का उद्गम होता है सिरोही की नया सनावड़ा से होता है। सिरोही का आबू रोड इस नदी के तट पर है। उसके बाद में गुजरात में प्रवाहित होने के बाद गुजरात में डीसा शहर इस नदी के तट पर है। बाद में ये लिटिल कस रण में प्रवाहित हो जाती है। अपना मुहाना है लिटिल कस रण में 260 किलोमीटर
लंबी नदी है। ये है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास बनास के पश्चिम में बहने के कारण यह छोटी बनास के नाम से जाना जाता है। ये अरब सागर ये अपर तंत्र की प्रमुख नदियों के रूप में हमने बात कर ली है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी अपर तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ये है पश्चिमी बनास के, और उसके बारे में आज हमने पढ़ा था। तो अरब सागर की अपर तंत्र के अंतर्गत जो नदियां आती है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी लूनी नदी। लूनी के बाद में हमने पढ़ी थी साबरमती नदी। साबरमती के बाद मही नदी। मही नदी के बाद में हमने पढ़ी थी बनास नदी। ये 4 प्रमुख नदियां, ये इसमें से 2-4 प्रश्न पूछते हैं, हमेशा हर परीक्षा में आते हैं। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, और आपको नदियां पढ़ना ही पड़ेगा। आपको किसी भी परीक्षा को पार करने से पहले नदियों का पार करना ही पड़ेगा। इसलिए नदियों को विस्तार से पढ़िए, और नदियों को मैप के जरिए, और नदियां उद्गम मुहाना, मुख्य रूप से मुहाना उद्गम का ध्यान होना जरूरी है। उद्गम कहाँ होता है कि मुहाना कहाँ होता है नदी का? जब नदी निकलती है, जहां से निकलती है वो तो उद्गम है। जहाँ नदी अपना पानी विसर्जन या अंतिम एंडिंग पॉइंट होता है वो मुहाना। तो नदी का दायां अपना बायां इस कैसे ज्ञात करें? तो नदी का जहां से उद्गम होता है उस तरफ अपने पैर रख देते हैं और आगे की ओर मुंह करते हैं मुहाना की तरफ। तो अपना दायां तो नदी का दायां, अपना बायां तो नदी का बायां। इस तरह हम पता कर सकते हैं। और नदियों प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेनी। इस नदी की प्रमुख नदियां हैं, तो उद्गम सहायक नदियां हैं जो है सीपू नदी, कुकड़ी और सीपू नदी। पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं, वो है सीपू व कुकड़ी नदी। ये है पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं, जो है सीपू है, कुकड़ी नदी। उस नदियों की सहायक नदियां भी याद करना जरूरी है। और ये भी पूछते हैं एग्जामिनर की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली, ये भी पूछते हैं। कभी भी स्टेज में आपको इतना ही लेवल पूछेगा जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। और ये नदियां हैं, और प्रमुख नदियों का उद्गम, नदियों का मुहाना, और नदियों की लंबाई, और नदियों का प्रमुख शहर, कौन कौन से शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, ये पूछ लेगा। अब हम ये विस्तार से हमने बात कर ली अरब सागरीय अपतंत्र और आंतरिक अपतंत्र। अगला हम पढ़ेंगे तीसरा भाग है बंगाल की खाड़ी अपतंत्र में मुख्य रहने वाला, उसमें से मुख्य नदियां आती है। वो नदियां बनास नदी है, चंबल नदी है, गंभीरी नदी है। वो नदियां मुख्य रूप से बनास नदी के अंतर्गत, बनास नहीं बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र के अंतर्गत आती हैं। उसके बारे में हम कल करेंगे बात। आज के लिए इतना ही, तब तक बने रहिए आपका अपना क्लासेस बाड़मेर क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।